9 मिनट। और ये बताया था कि जुम्मे की वजह से वह ये थोड़ा बहुत मेरा तो यही ख्याल है तकरीबन। वाह, कौन लोग हैं आप। कोई ऐसा सेशन आए कि किसी एक ऐसी क्लास में आप कहें कि सर आज आखिरी क्लास है, बस सर मज़ा आ गया, आपने आखिरी क्लास पढ़ाई, हम आपसे पढ़ने आए थे, हमें आपने जो है ना वो इल्म दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आखिरी दिन में भी शुक्रिया कहने से पहले चाय पीनी है तो इसका मतलब है शुक्रिया तो चाय का हुआ। आपने मेरे इल्म को जो है ना वो इतना डाउनग्रेड कर दिया और एक चाय की प्याली को जो है ना उससे इतना ऊपर कर दिया। आपने मेरे जज्बात को इस टाइम पर जो है ना मजरू किया है। ये जो सोशल एलिमेंट है आपने उसको जो है ना वो किया है। वो तो एंड पे होगी ना। जी आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। नहीं जी, आज की कहानी हमारी सीधी सी है। आईटी टेक्नोलॉजी, पुराने ज़माने में इसको आईटी कहते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज़माना बदल गया और अब हम इसे कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चूँकि पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र होता था, लेकिन आईटी की बेस पे दुनिया ने कम्युनिकेशन इतनी की कि कम्युनिकेशन इतनी हावी हो गई कि बेचारा आईटी छोटा होकर रह गया और आईसीटी बहुत आगे आ गया। तो वी हैव टू डील विद आईसीटी। हम इसमें आईटी की गहराइयों में नहीं जाएंगे, हम कम्युनिकेशन के हवाले से, इदारों के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आईटी का इदारों के हिसाब से क्या रोल है और किस तरह से लेके चलना है। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें वो हैं जो चैप्टर 5 में भी हैं कि आईटी ने लोगों के साथ क्या किया, आईटी ने बिज़नेस को क्या फ़ायदा दिया और बिज़नेस को अब आईटी के हिसाब से क्या करना है। ऐसी बातें जैसी आएंगी हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम आगे की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर में थोड़ी सी समझने वाली बातें और बहुत ज़्यादा सीधी रटा मारने वाली बातें हैं। समझने वाली बातों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर क्रैमिंग की तरफ जाएंगे। अगर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो हमने कहा था कि हमारा जो पेंडिंग होगा, पेंडिंग में हमारे पास दो वो हैं, चैप्टर 5 का आईओटी और एजुकेशन। तो एजुकेशन को मैंने सबसे एंड पर रखा हुआ है, अगर मौका मिला तो उस पर तकरीर कर देंगे, नहीं मिला तो आप लोगों ने एनजी कहना ना आते मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए एजुकेशन, बहरहाल एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी ने जो किया है वो ओवर द ईयर्स हमने देखा है, तो मैं उसको अगर मौका मिला तो एक्सप्रेस कर दूंगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला सेशन एंड पे जो है वो आप लोगों को मतलब जो छोटी छोटी सी गाइडेंस या मोटी मोटी सी बात, ऑलरेडी चाय वाली बात है ना, यानी कि भाई अभी भी कहते हैं सेशन एंड पे छोटी मोटी गाइडेंस के बजाय चाय मिल जाए। एक दिन आएगा कि आप लोगों को समझ आएगा कि टीचर की तरफ से मिलने वाली दो चीज़ें, एक चाय और एक इल्म, में से ज़्यादा वर्थ इल्म की थी। एक दिन आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो वक्त जल्द आए ज़िंदगी में जब आपको समझ आए कि एक टीचर की इज़्ज़त जो है ना वो एक टीचर का रुतबा उसकी तरफ से मिलने वाली चाय की वजह से नहीं होता, उसके तरफ से पहुंचने वाले इल्म की वजह से होता है। नहीं जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन वर्किंग मेथड्स। ये जो वर्किंग मेथड है इस पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या फ़र्क पड़ा, थोड़ी सी इस पर डिस्कशन है। हम कहते हैं ओवर द ईयर मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मैकेनिकल टास्क। पहला जुमला पढ़ते साथ ही बच्चे नफरत से किताब बंद की, मैं नहीं पढ़ना आईटी वाला चैप्टर। उसने आते साथ ही कहा तू हटते हो जा, मशीन आ रही है। तो ओवर द ईयर्स मशीन हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मैकेनिकल टास्क। अगर आप मैकेनिकल टास्क करते हैं और आप ऐसे काम करते हैं जिसमें दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है तो आपसे बेहतर मशीन है, वो चाय तो नहीं मांगती। कंप्यूटर्स ने इंसान को रिप्लेस कर दिया कुछ मेंटल और इंटेलेक्चुअल जॉब्स पे भी। ये ख़तरनाक बात है। मैकेनिकल तक तो खैर थी, लेकिन अगर दिमाग वाले कामों में भी कंप्यूटर रिप्लेस कर गया है तो फिर तो ये दुश्मन है हमारा। फिर तो हमें ज़रा ध्यान से चलना होगा। या तो हम इसको असिस्टेंट बना लें अपना और ये अपना काम करी जाए और हम जो है वो अपने तरीके से चलते रहें, और अगर हमने इसको अपना असिस्टेंट ना बनाया और ये हमारे मुकाबले पे आके खड़ा हो गया तो ये हमें खा जाएगा। तो इसको असिस्टेंट बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझना होगा और थोड़े से जेब में पैसे रखने होंगे, और जेब में पैसे रखने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर ये आप पे हुक्मरानी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसको ना समझा स्लैश मेहनत ना की, एक भी चीज़ मिस कर दी, ये आपको खा जाएगा। तो वो सारे लोग जो डरते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, इस तरह से करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो तोड़ हैं, मेहनत एंड उसको समझ के उसको खुद इस्तेमाल कर लेना। तो बहरहाल
इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज। टेक्नोलॉजिकल चेंज ने प्रोडक्ट सर्विसेज को बिल्कुल ही बदल दिया, उसके तरीक़ेकार बदल दिए। ये सारी बातें हम लोगों ने चैप्टर 5 में की हुई हैं कि डायमेंशन बदल दिए, कंपनियों का बिजनेस करने के तौर तरीके बदल दिए। बिजनेसेस में टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या क्या कुछ हुआ? डाउन साइजिंग हो गई। डाउन साइजिंग का मतलब है लोग डाउन साइजिंग समझते हैं एम्प्लॉइज़ कम करना। डाउन साइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज कम करना। जो 4 ब्रांचेस पे ऑपरेट कर रहा था 3 ब्रांचेस पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जिसके 3 डिवीजन थे उसने 2 डिवीजन से काम करना शुरू कर दिया। जो 6 मशीनों से काम करता था 4 मशीनों से काम करना शुरू कर दिया। जो 100 इंसानों से काम करता था उसने 80 इंसानों से काम करना शुरू कर दिया। तो आईटी की वजह से डाउन साइजिंग हुई है। इदारे के अंदर कम लोगों कम रिसोर्सेज के साथ चलना उनको अब समझ आना शुरू हो गया। डी लेयरिंग हुई है, मैनेजमेंट की लेयर्स बीच में से निकल गई। नीचे के लोग होते थे, उनसे ऊपर मैनेजमेंट, उनसे ऊपर मैनेजमेंट, उनसे ऊपर मैनेजमेंट और सबसे ऊपर टॉप लोग होते थे। जब कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी आ गई और सबसे नीचे वाला एक एंट्री करे और दरमियान के सारे काम ऑटोमेट हो रहे हो और ओनर तक बात पहुंच रही हो, तो दरमियान की लेयर्स डी लेयर हो जाती हैं। इदारे में अगर हम ऑर्गेनोग्राम बनाएं, एक सबसे ऊपर बंदा, फिर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर 500 ब्रांचेज़ हैं तो 500 ब्रांचेज़ में होंगे 10,000 लोग जो काम कर रहे होंगे। हर ब्रांच के ऊपर एक एक मैनेजर होगा, 500 मैनेजर। फिर हर 10-10 मैनेजर के ऊपर मैनेजर होगा तो 50 मैनेजर्स होंगे जो इन 500 मैनेजर से डाटा लेते होंगे। फिर उन 50 मैनेजर से 10 मैनेजर्स डाटा लेते होंगे। उन 10 मैनेजर से 2 मैनेजर्स डाटा लेते होंगे। 2 मैनेजर ऊपर बताते होंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आईटी और सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि तो नीचे वाले जो काम करें वो ऐसे सॉफ्टवेयर में डालें कि दरमियान के ये जो 500 से ऊपर जो 50 और 10 मैनेजर्स थे इनकी गुंजाइश ख़त्म हो जाए। तो नीचे हर ब्रांच के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हो और सारी रिपोर्टिंग उन 2 टॉप मैनेजर्स को हो रही हो और वो अपने बॉस को के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, ये जो दरमियान में लेयर्स आई थी ये निकल जाएंगी। इसको कहेंगे डी लेयरिंग। तो डाउन साइजिंग है इदारे के रिसोर्स कम कर देना, डी लेयरिंग है कुछ लेयर्स माइनस कर देना। देन रीस्ट्रक्चरिंग, चीज़ें रीस्ट्रक्चर होना शुरू हो गई, नए पैटर्न पे चलना शुरू हो गई। पहले जो चीज़ों को परफॉर्म करने का तरीका था, जैसे हमने कहा कि बैंकिंग का सिस्टम रीस्ट्रक्चर हो गया, वो ऐप्स वगैरह पे चलना शुरू हो गए मैक्सिमम। वो बैंक जो 2 कनाल की जगह सोचता था वो 5 मरले की जगह पे भी आ जाता है। कॉलेजेस रीस्ट्रक्चर हो गए। अभी इस वक्त कॉलेजेस जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं इतने बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते थे अपनी फिजिकल बाउंड्रीज़ में रहते हुए। कि नॉर्मली मैं अक्सर बताता हूँ कि जिस क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं उस क्लास से 2 गुने तो फिजिकल एनरोल्ड हुए होते हैं और 3 गुना ऑनलाइन एनरोल हुए हुए होते हैं। तो मज़े की बात है कि ऑनलाइन वाले भी कैमरे के पीछे चले गए और फिजिकल वालों को भी जब पता लगा कि उनके पास ऑनलाइन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या हुआ, चीज़ें रीस्ट्रक्चर हो गई। तो इस वक्त हम फिजिकल कॉलेज / ऑनलाइन कॉलेज दोनों को इक्वल काउंट करेंगे। हालांकि फिजिकल कॉलेज ज़्यादा एनर्जी लेता है, ज़्यादा पेन लेता है, बट चीज़ें रीस्ट्रक्चर हो गई। बैंकिंग में रीस्ट्रक्चर हो गई, रिटेल के सेटअप में रीस्ट्रक्चर हो गई कि 15 रिटेल की दुकानें नहीं डालनी, 2 खूबसूरत सी दुकानें डालनी है और बाकी गोदाम से आपने पूरे पाकिस्तान को ऑनलाइन माल डिलीवर करना है। तो चीज़ें रीस्ट्रक्चर हो गई। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल पे बहुत सारी रीस्ट्रक्चरिंग हुई। डिपार्टमेंट्स चेंज हुए, डिपार्टमेंट्स के मैकेनिज्म चेंज हुए, काम करने के तरीके चेंज हुए। नादरा पे लोग जाते थे, वहाँ लंबी लाइन में लगते थे, अपना डाटा अपडेट करते थे, अब वो घर बैठ के ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आधे लोग वो काम उस तरह से करना शुरू करेंगे, आधे लोग लाइन में लग जाएंगे। तो उनको जितनी जगह चाहिए थी अब आधी जगह में भी उनका काम चल सकता है। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्चुअल कंपनी, फिर आईटी की एक बड़ी एडवांसमेंट होती है आउटसोर्सिंग ऑफ वर्चुअल कंपनी। आउटसोर्सिंग को नॉर्मली हम बताते हैं कि वो काम जो आपको मिला आप किसी और इदारे को कहने के लिए कर देते हैं। उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासें पढ़ा रहे हैं, वी आर एक्सपर्ट इन कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम स्लाइड्स पे चीज़ें दिखा सकते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, हम अच्छे टेस्ट ले सकते हैं, बट वी आर नॉट एक्सपर्ट इन कैमरा, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैमरा रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, वो कौन सी वेबसाइट पे अपलोड होनी चाहिए, वेबसाइट की क्या सिस्टम होने चाहिए। तो असूलन अगर इस तरह का काम जो कि हमारी मेन स्ट्रेंथ से ताल्लुक़ नहीं रखता, अगर हम इसे आउटसोर्स कर देंगे, आउटसोर्स करने का मतलब है किसी और इदारे को दे देंगे जो इस तरह का काम करता है, तो इससे क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारी हसल भी बच जाएगी, पैसे तो बढ़ जाएंगे, हमें ज़रा ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, लेकिन ये है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों से आज़ादी हो जाएगी। और सम टाइम आप क्या करते हैं, आप आउटसोर्सिंग कर देते हैं अपने ही किसी कस्टमर का काम, उससे आपको एक मिडल मैन मिल जाता है। जैसे मैंने रेगुलर क्लास में चलते हुए एग्जांपल दी थी, मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड एक बिज़नेस है जो अपनी कुर्सियां बनाता है, तो उसका प्यारा सा नाम है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। वो कुर्सियां बनाने में स्पेशलिस्ट है। उनको अचानक से एक बड़ा सा ऑर्डर आया कि डाइस बना दो, हमें ये जो बोर्ड वो होते हैं, रोस्टम होते हैं, ये बना दो। अब उन्होंने कहा जी आपसे हम लोगों को जो है वो 3000 डाइस चाहिए।
अब इस बिज़नेस को कुर्सियाँ बनानी आती थी, इनके पास जो मशीन्स थी वो कुर्सियाँ बनाती थी, इनके कारपेंटर्स को कुर्सियों के डिज़ाइन का पता था, रोस्टम के डिज़ाइन का नहीं पता था, ना उस तरह की मशीन इनके पास, ना उस तरह के मटेरियल को हैंडल करना इन्हें आता है, ना उस तरह की इनके पास पुर्जे हैं, ना उस तरह की सोच है, तो इनको ये काम नहीं आता। लेकिन कस्टमर का ऑर्डर भी बहुत बड़ा है, 3000 डाइस का ऑर्डर। तो ये गए किसी कारपेंटर के पास, किसी छोटे कारपेंटर के पास जो डाइस साइज़ बनाना जानता था। उसको कहा भाई तुम जो है वो डाइस बनाने का कितना लोगे? उसने कहा जी मैं इतना लूँगा। इन्होंने कहा हम तुमसे 3000 डाइस बनवाएंगे, हमें डिस्काउंट दो। फ़र्ज़ करें वो उसने कहा कि मैं आपको 2000 रुपये में डाइस बना के दे दूँगा। अच्छा डिस्काउंट भी दिया, छोटा बिज़नेस था, बेचारा ब्रांड नहीं था, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकता था। फिर बिज़नेस ने कहा देखो हम 3000 तुमसे डाइस बनवा रहे हैं, क्वालिटी भी हमारी पसंद की हो, फलाना फलाना सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, और उसके बाद हम एंड पे तुम्हें बताएंगे हमारा लेबल भी उसके ऊपर लगाना है। वो कारपेंटर मान गया। फिर कस्टमर से कहा ठीक है जी आपका 3000 डाइस का ऑर्डर है, हम आपको बना के दे देंगे, हम 4000 रुपये लेंगे एक डाइस का। कस्टमर ने कहा देखिए मैं तो आपका पुराना कस्टमर हूँ, बल्क में बाइंग कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, आपस में तय हो गया 3000 रुपये। 3000 रुपये कस्टमर देगा इनको पर डाइस, और ये डाइस बनवा रहे हैं आगे से 2000 रुपये का, तो 1000 रुपया एक डाइस पे इन्होंने कमाया, और डाइस हैं 3000, तो 30 लाख रुपए इन्होंने कमा लिए बग़ैर मैन्युफैक्चरिंग किए, आउटसोर्स करके। तो आउटसोर्सिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप अपना कोई काम किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो काम करके देता है और आप उससे बेनिफिट लेते हैं। ये आपका कोई इंटरनल सर्विस का काम भी हो सकता है, और ये आपके कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है। जैसे मेरी एग्जांपल थी कि अगर हम जो है वो कैमरा शैमरा और ये सारा सिस्टम आउटसोर्स कर देते हैं, तो उससे हमें वो असल में नहीं जाना पड़ेगा, और हम अपनी ज़्यादा एनर्जी लगा सकेंगे, रादर दैन कि मैं एनर्जी इस चीज़ पे लगाऊं कि क्लास में लाइटें ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, रादर दैन मैं सोचूं कि कैमरे का लेंस किस तरह का होना चाहिए, मैं सोचूं कि वेबसाइट पे अपलोडिंग किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सोचने के लिए कुछ लोग हैं जो मेरे से पैसे ले रहे हों, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ भाई कौन से सब्जेक्ट के बाद बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, जो आज की डेट में कमती लॉ पढ़ रहा है वो अगला कौन सा पेपर उठाएगा, मुझे उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। तो बिज़नेस अपने कोर एरिया पे फोकस करे और आउटसोर्स कर दे अपने नॉन कोर फंक्शन। तो अच्छी बात ये होती है कि आप अपना नॉन कोर एरिया आउटसोर्स कर दें जो आपको बहुत अच्छा नहीं आता, और जो मेन एरिया आपको अच्छा आता है वो आप अपने पास रखें। तो आउटसोर्सिंग के फ़ायदे ये हैं कि क्वालिटी भी बेहतर मिल जाती है, कई दफ़ा सस्ते में भी हो जाता है, आपको हसल भी नहीं करनी पड़ती, और अगर वन ऑफ टाइप का ऑर्डर हो तो खामखा आप मशीनें ला के रखेंगे और बाद में कभी भी काम नहीं मिलेगा। तो आप चीज़ों को आउटसोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के हवाले कर सकते हैं। अगेन रिवीजन क्लास में, क्रैश कोर्स में आके एक चीज़ का दुख रहता है कि हम चीज़ों को उतनी गहराई में नहीं कर सकते जिस तरह से एक रेगुलर क्लास में है। लेकिन इस वक्त मकसद समझना तो है, लेकिन ज़्यादा मकसद जो है ना सिलेबस की कंप्लीशन। तो अंडरस्टैंडिंग को हम 190% पे ना ले जा सकें, 70% पे ले जाएंगे, लेकिन कंप्लीटनेस भी ज़रूरी है। तो क्विकली हमने आउटसोर्सिंग को थोड़ा मोटा मोटा समझने की कोशिश की। तो आउटसोर्सिंग के फिर प्रॉब्लम्स भी हैं। जिसको आपने आउटसोर्स किया अगर वो गलत काम करे आपकी क्वालिटी ख़राब होगी, अगर वो आपका कंपेटिटर बनने की कोशिश करे तो भी वो आपको नुकसान दे सकता है। फिर अगर वो टाइम पे माल ना दे तो आप डिपेंडेंट है, यानी किसी और दूसरे की इनएफिशिएंसी की वजह से आप आउट हो रहे हैं। तो फिर क्या कंट्रोल्स हैं? पहली बात है हर चीज़ आउटसोर्स ना करें, कोर एरिया अपने पास रखें, नॉन कोर आउटसोर्स करें। दूसरा, आउटसोर्स एक्टिविटी पे अच्छे कंट्रोल्स लगाएं, उसके चेक एंड बैलेंसेस अच्छे हों। एक बंदा भले आप हायर कर लें इस काम के लिए कि तुमने हर वक्त उनके सर पे जाके खड़े हो जाना है और बार बार देखते रहना है कि क्या चीज़ किस तरह की है। आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करें, उनको कहीं हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड है, अगर ऐसा ना हुआ, कोई भी रोस्टम में ये मसला हुआ, हम वो रोस्टम रिजेक्ट कर देंगे। तो अच्छा क्वालिटी कंट्रोल, अच्छे चेक एंड बैलेंस, बार बार उनसे रब्ता, और बजट्स, टाइम्स, प्लान्स, इन सारी चीज़ों को अगर अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो आउटसोर्सिंग बड़ी ज़बरदस्त गेम है। जब इतनी ज़बरदस्त गेम है तो आप उससे अगले लेवल पे चले जाते हैं। कुर्सियों का ऑर्डर आया आपने बनाया, रोस्टम का ऑर्डर आया आपने किसी और को दे दिया, डाइनिंग टेबल का ऑर्डर आया आपने किसी और बिज़नेस को दे दिया, घरों में सोफ़ों का ऑर्डर आया आपने किसी और को दे दिया। तो हुआ ये कि आपका बिज़नेस मशहूर हो गया, सबको पता है ये हर तरह का फ़र्नीचर बनाते हैं, और आज सिर्फ आपको पता है कि आप एक ही तरह का फ़र्नीचर बनाते हैं। तो फिर आप ऑर्डर पकड़े जा रहे हैं, फिर एक टाइम आया आपने कहा अब इतने ज़्यादा काम में चेयर तो रह गई है 5% और 95% हो गया, आपका कोर एरिया इतना शॉर्ट हो गया। तो फिर आपको एहसास हुआ आपका कोर एरिया कुर्सियाँ बनाना नहीं है, आपका कोर एरिया ये है कि आपको आउटसोर्सिंग करनी आती है। आपका कोर एरिया ये है कि आप लोगों को पागल अच्छा बना लेते हैं। आपका कोर एरिया ये है कि कस्टमर आप पे भरोसा करते हैं, आपका ब्रांड है। आपका कोर एरिया ये है कि आपके लिंक 200 सप्लायर्स के साथ हैं जो आपको चीज़ें बना के देते हैं। तो फिर एक टाइम आता है कि आप उस कोर एरिया को भी आउटसोर्स कर देते हैं, आप वर्चुअल हो जाते हैं।
आप अपना फिजिकल सेटअप शॉर्ट कर देते हैं, आप बिल्कुल ही वर्चुअल साइट पे चले जाते हैं, चीज़ें वर्चुअली चल रही होती हैं, कस्टमर भी वर्चुअल होता है, सप्लायर भी वर्चुअल होता है, काम भी वर्चुअल हो रहा होता है और लोगों को चीज़ डिलीवर हो रही होती है। फिर आप दराज टाइप की ऐप बना लेते हैं जिसमें आपकी कोई दुकान नहीं है, लोगों की दुकानें अलग से हैं, वो दुकानों पे माल बेच रहे हैं, कस्टमर अलग जगह बैठे हैं, कस्टमर आपकी ऐप पे आके उन दुकानों का माल खरीद रहा होगा। आप मिडल मैन बन जाते हैं और आपका कोर एरिया बन जाता है आईटी टेक्नोलॉजी। तो आप बना देते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल यू नीड इज़ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, अच्छे कनेक्शंस। तो एक टाइम आता है कि वो जो आपको फ़ोन पे बार बार ऑर्डर आते थे कि कस्टमर ने फ़ोन पे कहा ये चीज़, वो ऑर्डर आपको ईमेल्स पे आना शुरू हो जाते हैं, वो ऑर्डर आपको ऐप पे आना शुरू हो जाते हैं। और ऐप को भी आप ऐसा ऑटोमेट कर देते हैं कि कस्टमर का ऑर्डर खुद ही से आया और खुद ही से चला गया और ओनर घर बैठा सो रहा है, और जब सुबह उठा तो पता लगा रात में 200 ऑर्डर प्रोसेस हो गए। जी, अब अगेन बात ये है कि जब भी आप इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे तो हर वक्त आपसे दूसरों को और दूसरों को आपसे ख़तरा रहेगा। दुकानदारों को ये लगेगा कि किसी दिन इन्होंने अपनी दुकान डाल दी तो पहले तो अपना माल बेचेंगे, फिर किसी और का माल बेचेंगे। दुकानदार आपसे इस वजह से डरे रहेंगे। और आप किस वजह से डरेंगे कि अगर दुकानदार ने अपना खुद से ऑनलाइन सेटअप शुरू कर दिया, अपनी वेबसाइट बना दी, तो मेरे पास नहीं आएगा। तो अगेन बहरहाल अब डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांड को कितना तगड़ा करते हैं। दुकानदार अपनी ऐप बना ले तो उसको ऑर्डर नहीं मिलना, और दराज पे डाल दे तो उसको ऑर्डर मिल जाना है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने कनेक्शंस पे काम करेंगे, आप अपने लिंक्स बढ़ाएंगे, आप अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं सीए की कम्युनिटी के अंदर ये एग्जांपल बड़े आराम से दे सकता हूँ कि सीए में डीजी या नियर पियर हम लोगों ने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाया। नियर पियर की फिर फिजिकल एसेंस थी। CMADZ जो है वो एक छोटी सी जगह पे, जो मैंने बताया कि 2-2.25 मरले की जगह पे वो ऑपरेट करता हुआ, चूँकि वो वर्चुअल था, बच्चों ने अपने अपने शहरों में बैठ के काम करना है। टीचर्स को शुरू में हम अपने स्टूडियोज़ में लेके आते थे, फिर एक टाइम आया कि टीचर्स ने अपने अपने घर में स्टूडियो सेट कर लिए। टीचर अपने घर से क्लास दे रहे होते थे, बच्चे अपने घर से क्लास अटेंड कर रहे होते थे, हम दरमियान में मिडल मैन होते थे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते थे, उनके लेक्चर्स को उन बच्चों तक पहुँचाते थे और बच्चों को एनरोल करके उसमें लेके चल रहे होते थे। नियर पियर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन चूंकि वो एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका हम एक विंग है, तो उधर भी ऐसे ही है कि चंद लोगों के साथ जो है वो एक पूरा सेटअप चल रहा है और उसके लिए फिजिकल इतनी लंबी चौड़ी हसल नहीं है। तो जो सीए का विंग है वहाँ पे वो यहाँ से ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो विंग नज़र भी नहीं आएगा, 2-3 बंदों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ वाला विंग नज़र आएगा, महसूस होगा, दीवारें हैं, शोर शराबा है, बिजली है, लोगों की चहल पहल है, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। तो जो फिजिकल विंग है ये नज़र आएगा। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नज़र ही नहीं आती, वर्चुअल है, जो काम कर रही है कनेक्शंस के थ्रू और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सर्व कर रही है। तो दैट वाज अबाउट आउटसोर्सिंग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं उनमें से एक ही है। देन हम आगे चलते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि ऑनलाइन सोशल मीडिया ने गेम बना दी है। बिजनेसेस अब सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे, अपने सोशल मीडिया के पेजेस बनाएंगे, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाएंगे, कंपेन्स करेंगे, वोटिंग करवाएंगे, लोगों की ओपिनियन बिल्ड करेंगे और लोगों को अब सोशल मीडिया से लेके आएंगे। भाई आप सब लोग फिजिकल दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन आप लोग 60% ऑफ द टाइम एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। आप अपने मोबाइल के अंदर घुसे हुए होते हैं और वहाँ एक ऐसी जगह पे होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आप अलग अलग गलियों में फिर रहे होते हैं। वहाँ अलग अलग तरह की दीवार पे बातें लिखी हुई होती हैं, वहाँ अलग अलग मकान होते हैं, वहाँ अलग अलग दुकानें होती हैं, वहाँ अलग अलग इंसान होते हैं। कुछ असली इंसान होते हैं, कुछ ने चेहरों पे नकाब लगाए हुए होते हैं, लेकिन आप जेन्युइनली एक वर्चुअल दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जब आपने अपना मैक्सिमम टाइम उस वर्चुअल दुनिया में गुजारना है, तो इस फिजिकल दुनिया में आपको ब्रोशर देने का फ़ायदा कोई नहीं। आप ब्रोशर पकड़ के साइड पर रख के फिर मोबाइल में घुस जाएंगे। लेकिन मोबाइल में अगर आपको वो वर्चुअली एक चीज़ नज़र आ जाए, बड़ा खूबसूरत सा ब्रोशर, और उस पर लिखा हो कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल नाउ, और आप क्लिक करें और फ़ौरन रब्ता आपका हो जाए, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो बिजनेसेस समझ गए कि दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पे जा चुकी है। तो बिजनेसेस ने अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज़ बनाई, अपने गूगल के अकाउंट्स बनाए, गूगल के जो एड्रेसेस बनाए, दैन अपने फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, इस पर मुख्तलिफ पेजेस, मुख्तलिफ कनेक्शन बनाए, अपने यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह बनाए और वर्चुअली लोगों को नज़र आना शुरू हो गए। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से काम जल्दी हो जाते हैं। मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हैं जिसमें आप कंप्यूटर को पहले से एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स बता देते हैं, फिर कंप्यूटर खुद ही से काम कर रहा होता है।
एक्सपर्ट सिस्टम हमारे सिलेबस में हल्का सा तस्करा है, बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही कवर कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ लाइक कि आपकी मशीन इतनी समझदार हो जाए कि उसे पता हो कि उसने कब क्या करना है। जिसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सुबह सुबह मेरा मोबाइल अचानक से उसे पता लग जाता है कि मैंने उठना है और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अगर मैं सोते सोते उस पर हाथ मार भी दूँ तो वो 5 मिनट बाद फिर चीखना चलाना शुरू कर देता है। उसे पता है कि मैंने हाथ मारा है, मैंने सोते सोते उस पर हाथ मारा होगा, इसलिए वो 5 मिनट बाद फिर शोर मचाना शुरू हो गया। क्यों शोर मचा रहा है वो? इतना समझदार हो गया वो, क्योंकि मैंने ही शायद महीने के स्टार्ट पर उसे बताया था कि हर दिन तुमने सुबह इतने बजे शोर मचाना है, 3 दफ़ा शोर मचाना है और हर इंटरवल के दरमियान इतना टाइम हो, और अगर मैं बंद कर भी दूँ तो तुमने फिर से शोर मचाना है। स्नूज सेट कर दिया, टाइम सेट कर दिया, इंटरवल सेट कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल के पास दिमाग था, लेकिन मेरे मोबाइल को मैंने जब सिखाया तो शायद मैं अपने भाई को कहूँगा मुझे डेली उठाना है, उसे भूल सकता है किसी दिन, मोबाइल को नहीं भूलेगा अनलेस किसकी बैटरी ख़त्म हुई हुई होगी या कोई और इस तरह का मसला होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस आप कंप्यूटर को सिखा देते हैं कि तुमने कब क्या करना है, फिर उसके बाद कंप्यूटर खुद ही से वो सारे काम करना शुरू कर देता है और आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो आप अपने जो रेपिटेटिव नेचर के काम हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपने बार बार करनी है, वो कंप्यूटर को सिखाते हैं। तो आज के दौर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें बिजनेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं और खुद ही से सारे काम हो रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं कि उसमें दिमाग नहीं है, आप उसको सारे सीरीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग दे देते हैं। ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है। तो ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर्स इसे यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसे यूज़ कर रहे हैं, बैंकर्स यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में काफ़ी कॉमन है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश उतनी नहीं है। ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं कि एक एक लेक्चर इनके ऊपर दिया जा सकता है। बिग डाटा पे बात करते हैं। बिग डाटा इज़, दुनिया में डाटा इतना ज़्यादा आ गया है कि लोग तूफ़ान मचा सकते हैं, बस एक दफ़ा उन्हें समझ आ जाए कि डाटा के साथ करना क्या है। आप सबके बाइंग पैटर्न, आप सबके स्लीपिंग पैटर्न, आप सबके वॉकिंग पैटर्न, आप सबके जेब में मोबाइल आपको इतना कुछ ट्रैक कर रहे हैं, आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन उठा के दुनिया के हवाले कर रहे हैं कि दुनिया उससे बहुत सारी चीज़ें समझ सकती है। तो अगर मेरे पास सीए के हज़ारों स्टूडेंट्स का डाटा हो और उस डाटा में ये हो कि ये बच्चे कौन कौन सी जगह से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कौन कौन सी किताबें ख़रीद रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, इन्होंने कब कौन सी फिज़िकल क्लास, कब कौन सी ऑनलाइन क्लास, कब कौन सा पोस्ट रिजल्ट, कब कौन सा टेस्ट लिया, तो मुझे ट्रेंड समझ आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं उन हज़ारों बच्चे के डाटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके समझने की पोजीशन में आ जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो है फ़िज़िकली 700 से ऊपर टैक्स के बच्चे हैं। अब 700 से ऊपर अगर टैक्स के फिज़िकल बच्चे हमारे पास हैं और मेरे पास ये डाटा और ये इन्फॉर्मेशन, और मैंने इसको देखा और मैंने कहा अरे वाह 700 ज़्यादा बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त, ये क्या क्या आगे चल पड़ा, तो ये मज़ेदारी की बात नहीं है। मैं एनालाइज़ करूँ कि 700 से ज़्यादा बच्चे अगर हमारे पास पढ़ रहे हैं तो क्या वो मुतमईन है? पता लगा उनमें से 95% मुतमईन भी हैं। क्या अगर हमारे ही कॉलेज में इनको मज़ीद सब्जेक्ट अच्छे लेवल के ऑफ़र किए जाएँ तो क्या रुकेंगे? पता लगा 80-90% टेंडेंसी है कि वो बच्चे रुक जाएंगे। तो इस वक्त मुझे इस डाटा की बेस पे ये सिर्फ इस पे खुश नहीं होना चाहिए कि अरे वाह हमने टैक्स में अच्छा कमा लिया। मुझे ये प्लान करना चाहिए कि अब ये टैक्स में जो बच्चे हैं ये आगे पढ़ेंगे क्या। जो फास्ट ट्रैक में टैक्स ले रहा है वो आगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो रेगुलर टैक्स ले रहा है वो क्या करेगा, और जो पोस्ट में टैक्स ले रहा है इसका मतलब है उसके 1-2 पेपर पीछे से पास हुए हुए हैं तो उसके अगले क्या कम्बिनेशन होंगे। तो मुझे एक रफ़ अंदाज़ा बिल्ड करना चाहिए कि मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग के कितने बैचेस देने चाहिए, मुझे फ़लाना सब्जेक्ट के कितने बैचेस देने चाहिए, और इवन ये बच्चे जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं मुझे ये भी अंदाज़ा होगा कि ये इनका प्रेफरेंस टाइम है। तो आइडियली फिर अगले वाले सब्जेक्ट्स के टाइम इन्हीं टाइम्स के दरमियान रखूँगा तो एक्सेप्टेंस ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब डाटा तो पड़ा हुआ है, अब डाटा बेस में जनाब 3000 प्लस बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट उठा के अलग अलग मोड्स में बैठे हुए हैं, और अब हमने देखना ये है कि उसका करना क्या है। अब डाटा तो धरा जा रहा है। अब फेसबुक के पास कितना सारा डाटा है, आप किसको लाइक करते हैं, किसको लाइक नहीं करते, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन से स्कूल से पढ़े, आप कौन सी जगह जॉब कर रहे हैं, आपने कब कब कौन कौन से दोस्तों की पोस्टों को लाइक किया, कौन कौन सी पोस्टों पर गुस्से का आपने सिंबल बनाया, किस तरह के आपका मिजाज है, आप किस किस्म की ज़्यादा पोस्टें करते हैं, आप तस्वीरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या टेक्स्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आप वीडियोज़ को ज़्यादा देर तक स्क्रॉल करते हैं या किस चीज़ को ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, उसकी बेस पर उनको समझ आ जाएगा कि हर बंदे का बाइंग पैटर्न और इस तरह का क्या है। अकॉर्डिंगली वो फिर अपनी प्रोडक्ट्स उस हिसाब से बनाएंगे। उन्हें पता होगा कि एक बंदा बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता है तो वो उस बंदे के इंटरेस्ट के मुताबिक उसको यूट्यूब पे वो वाला ऐड चला के दे देंगे जो उस बंदे का इंटरेस्ट भी होगा।
पर्सनलाइज्ड ऐड इसीलिए आपके पास आते हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे हो सकता है एक ही वीडियो को मैं देख रहा हूँ, वो भाई देख रहे हैं, वो भाई देख रहे हैं, हम तीनों को अलग अलग एड्स नज़र आए। मैं जब देख रहा हूँ तो शायद मुझे यूडेमी एकेडमी का ऐड नज़र आए, नियर पियर का ऐड बहुत ज़्यादा नज़र आए, मुझे शायद जो है वो लैपटॉप्स की कैटेगरी के ऐड्स बहुत ज़्यादा नज़र आए, मुझे शायद एनिमेटेड जो मूवीज़ है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे क्या क्या इंटरेस्ट है और मैं नॉर्मली किस किस चीज़ को सर्च कर रहा होता हूँ। तो शायद वो वाले भाई को जो है वो ड्रामों के एड्स बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं कि यार नया ड्रामा कौन सा शुरू हो रहा है, अब पाकिस्तानी नई फिल्म कौन सी आने वाली है, किस अदाकारा ने किस जगह पे क्या जुमला कहा जिससे लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, तो हो सकता है उनको उस तरह से। तीसरे वाले भाई जो है शायद उनको ये एड्स बहुत ज़्यादा नज़र आए कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेड क्या चल रही है, तो अलग अलग ऐड नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने रीड कर लिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो डाटा तो मौजूद है, आप सब लोगों की सैकड़ों हज़ारों तस्वीरें, सैकड़ों हज़ारों तरह की वीडियो, सैकड़ों हज़ारों पोस्टें, कमेंट्स सब मौजूद है। अब फेसबुक अगर आपके डाटा को एनालाइज करके आपको पर्सनलाइज ऐड दिखाएगा तो मार्केटर्स फेसबुक को पैसे देंगे। वो कहेंगे कि भाई मुझे इस एज के दरमियान बंदों को ऐड दिखाना है, मुझे इस तरह के लोगों को टारगेट करना है और मुझे ये ऐड उनको दिन में इतनी दफ़ा दिखाना है। तो आपको एग्जैक्टली उस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ बिग डाटा। तो बिग डाटा एक दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इतना ज़्यादा डाटा सब चीज़ों का मौजूद है कि लोग उसमें से सैकड़ों हज़ारों पैटर्न बना सकते हैं। तो सिर्फ डाटा पास रखना इज़ नॉट बिग डाटा। उस डाटा को पकड़ना, ऑर्गेनाइज करना, उसको मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करना। फॉर एग्जांपल CMADZ में हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम मैंने देखा था 123 या 133 शहरों के बच्चे पढ़ रहे थे। अब मैं इस बात पे खुश हो जाऊँ कि 133 शहरों के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करूँ, थोड़ा सा पीसेस में डिवाइड करूँ कि शहर के कितने बच्चे, तो पता ये लगा कि इस्लामाबाद और उसके करीब करीब के शहरों के इतने % बच्चे पढ़ रहे हैं, कराची और जो हैदराबाद है उसके इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं डिफ़ाइन कर सकूँगा, मैं जोन समझ सकूँगा, मुझे पता लग जाएगा कि इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा के बच्चों को इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मसला और वो ऑनलाइन में आ रहे हैं। कराची और उसके आसपास के लोग ये वाले सब्जेक्ट में लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब उसकी बेस पे अगर मैं पैटर्न को एनालाइज नहीं करूँगा तो ठीक है, मैं कोई और एनालिसिस कर लूँगा, लेकिन व्हेन आई हैव द डाटा मुझे एनालाइज करना चाहिए। मैं एनालाइज करूँगा तो बिज़नेस को फ़ायदा होगा। तो बिग डाटा दुनिया की इस वक्त एक बड़ी रियलिटी है कि इतना सारा ब्लॉटेड डाटा सबके पास मौजूद है, सिर्फ उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लेके चलना है। हम लोग क्या करते हैं, समटाइम लाइव सेशन करते हैं कि जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आया, इस पे लाइव सेशन। पता लगता है लाइव सेशन में हमारे पास जो रजिस्ट्रेंट्स हैं वो तकरीबन कोई 2500 के करीब हैं। उसमें लाइव 500 आ सकते थे, 500 लाइव आए, उनमें से कुछ ड्रॉप हुए, कुछ और लाइव आए। अब उन सारे बच्चों का डाटा हमारे पास आ गया, उनकी ईमेल्स आ गए। अब एक ख़ास सब्जेक्ट में मैं एक ख़ास तरह का सेशन कराता हूँ और इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये डाटा मुझे ये बता रहा है कि ये वाले बच्चे तो लाजमी ये सब्जेक्ट इस वक्त पढ़ रहे हैं और इन बच्चों ने आगे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। अब अगर मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग की कोशिश करूं तो शायद इन बच्चों को मैं आगे मेल्स भेज सकता हूं, अगले कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफ़र कर रहे हैं उनका क्या क्या तरीका होगा। एक तो आधी से ज़्यादा बातें समझ आती हैं, लेकिन अखलाकियात जो है ना वो एक ख़ास लेवल पे रोक देती है, क्योंकि चैप्टर 9 भी तो इसी किताब में हटा दे ना तो फिर बड़ा बिज़नेस बड़ी मज़ेदार गेम है, फिर तो नोटू ही नोटू। खैर, बिग डाटा समझ आया कि इतना सारा डाटा है, इतने सारे ट्रेंड चीज़ें, बस आपने उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। देन हम करते हैं आईटी जो है उसमें कई प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स वगैरह आई हैं, आईटी की चेंजेस से पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। ये सारी एग्जैक्टली वही बात है जो चैप्टर 5 में हमने बार बार रिपीट की है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम कहते हैं आईटी के निज़ाम को चलाने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं इंसान, डिवाइसेस, प्रोसेस, थिंग्स, इन सारी चीज़ों के कम्बिनेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टिपिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं, अब अगेन वही बात है कि हर इन्फॉर्मेशन सिस्टम समझने समझाने वाला है, लेकिन वक्त में गुंजाइश कम है। टीपीएस वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है ऑपरेशनल लेवल पे। सेल हुई है, आप साथ साथ उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज हुई है, साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इससे ऊपर का सिस्टम होता है एमआईएस। एमआईएस क्या करता है, इन रूटीन ट्रांजैक्शंस की समरीज उठा के मैनेजमेंट को देता है कि आज के दिन की सेल इतनी हुई है, पूरे महीने की सेल इतनी हुई है, उस ब्रांच की सेल इतनी हुई है, उस ब्रांच की सेल इतनी हुई है। तो एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो टेक्निकल लोगों को इधर से डाटा पकड़ के समराइज करके दिखाता है।
फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आता है जो कि MIS की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एनालिटिकल टूल्स होते हैं। आपके पास समरीज डाटा तो आता है, लेकिन आप मुख्तलिफ रेशोज़ निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स देख सकते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करूँ तो क्या निकलेगा। जैसे मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देता हूँ कि क्रिकेट मैचेस में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन समराइज फॉर्म में है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाले बॉलर को ये वाले बैट्समैन ने कितने स्कोर मारे, ये वाले बॉलर ने ये वाले बैट्समैन को जब बॉल कराई तो कितने ऐसे चौके हैं जो लेग साइड पे मारे गए। तो अब अगेन आप उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की समरीज को मुख्तलिफ टूल्स, ग्राफ, चार्ट्स की मदद से देखने के बाद ज़रा ज़्यादा बेहतर डिसीजन तक पहुंच जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। देन एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जेक्टिव्स को दिया जाता है। ये सारी डाटाबेस जो टेक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे इकट्ठी होती है, ये एग्जेक्टिव्स तक पहुंचती है। अब एग्जेक्टिव्स को 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी है, एग्जेक्टिव्स को दिखाने हैं डैशबोर्ड्स। एग्जेक्टिव को सामने टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन नजर आए। फॉर एग्जांपल मैं डे एंड पे जाऊँ तो मुझे पता हो कि CMADZ, नियर पीयर, SBI, टेस्टिंग, फलाना फलाना, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में आज दिन की एक्टिविटी रही। मुझे एक समरी नज़र आए कि पिछले 1 महीने की एक्टिविटी है। मुझे एक समरी नज़र आए कि पूरे इस सेशन में अब तक इस वेंचर में इतने एडमिशन, इस वेंचर में इतने एडमिशन, इस वेंचर में इतने एडमिशन। मैं अगर उसे ड्रिल डाउन करना चाहूँ तो मैं किसी एक प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करूँ, वो ओपन हो तो पता लगे कि इस सब्जेक्ट में इतना एडमिशन, इसमें इतने, इसमें इतने। किसी एक सब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँ तो वो कहेंगे जी प्री रिजल्ट में इतने, पोस्ट रिजल्ट में इतने। प्री रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो पता लगे ये 3 टीचर थे, इस टीचर के पास इतने, इस टीचर के पास इतने, इस टीचर के पास इतने। ड्रिल डाउन करता जाऊँ तो इवन एक ऐसा लेवल भी है कि मैं ड्रिल डाउन करते हुए स्टूडेंट देखूँ, एक स्टूडेंट के नाम पर भी क्लिक करूँ तो जो उसने फीडबैक दिया वो मेरे सामने आ जाए कि ये स्टूडेंट ने इतनी क्लासें अटेंड की हैं लाइव, इतनी फिजिकल अटेंड की हैं, ये इसका फीडबैक है, और अगले सेशन में उसका रिजल्ट भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो अगेन एग्जेक्टिव्स को मिले टू द पॉइंट सामने समरी डैशबोर्ड, लेकिन विद एन एबिलिटी कि वो जितना उसमें खोदना चाहें, जितना अंदर तक जाना चाहें वो जा सकें। देन आता है एक्सपर्ट सिस्टम जो खुद ब खुद काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आपने खुद ही से सिखाया हुआ है, तो खुद ही से जब उसे नजर आए कि हमारे पास आइटम पड़े हुए 50 से नीचे चले गए, खुद ही से सप्लायर को ईमेल कर दें। जैसे ही से पता लगे कि हमारे पास एक एंट्री डेबिट और क्रेडिट की गलत हुई है, फ़ौरन से शोर मचा दे कि भाई ऐसे तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो कुछ एक्सपर्ट सिस्टम जो कि डे टू डे चीज़ों को मैनेज करने में मदद करे, कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको समझाया हो और उसके बाद ये एक्सपर्ट्स की जगह पे वो वाला सारा काम कर रहा हो जहां हमें एक्सपर्ट की बार बार ज़रूरत पड़ती थी। किस वक्त किस लेवल पे क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस वक्त किस दिन क्या काम करना चाहिए, किस वक्त किस मौके पे इस मशीन को किस तरह से करना चाहिए, सारा का सारा एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। देन ERP, इन सब के वालिद ग्रामी, इन सारों को एक जगह इकट्ठा कर लें तो ERP एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम कहते हैं एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि आप एक बड़ा सा ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें सेल्स भी है, परचेज भी है, जिसमें एम्प्लॉइज़ का डाटा भी है, कस्टमर्स का डाटा भी है, जिसमें अटेंडेंस की डिटेल भी आ रही है, ऑर्डर्स की डिटेल भी आ रही है। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आप जाएँ तो आपका पूरा इदारा कैद है हर हवाले से, सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें हमारे कॉलेज के एडमिशन्स की डिटेल भी आ रही हो, अकाउंट्स की डिटेल भी आ रही हो, हमारे टीचर्स की अटेंडेंस की डिटेल भी आ रही हो, टीचर्स कौन कौन से हैं उनकी डिटेल भी आ रही हो, किस किस से बातचीत चल रही है उसकी कम्युनिकेशन भी आ रही हो, और हम अगली दफ़ा क्या प्लान कर रहे हैं उसकी रफ बजट्स, प्लानिंग, ये सारा कुछ जब एक बड़े जगह पे नज़र आएगा तो हम कहेंगे उसको ERP के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, समझे आसान ज़बान में, ओरेकल, SAP, ओडो, मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं जो एक वक्त में आपको पूरी एंटिटी की सारी चीज़ों को एक जगह प्लान करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो ERP इन सारे सिस्टम्स को कंबाइन कर दें, तमाम डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके सारे फंक्शंस, सारे डिपार्टमेंट्स जब एक जगह आएंगे तो एक बड़ा सेटअप बन जाएगा ERP। यहाँ मेरा ख्याल है कि इनको ERP पे 2-3 सफ़े देने चाहिए थे। दिस इज़ फ्यूचर। हम अकाउंटेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन में जाके सबसे ज़्यादा टकराव इस ERP से ही होता है। भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अगेन मैंने कहा कि इसके पैकेजेस हैं। ERP एक कॉन्सेप्ट को कहता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इदारे के सारे फंक्शंस को इकट्ठे लाया जाए, उनको सिंक कर दिया जाए, हर चीज़ उसमें मौजूद हो, बड़ों के पास इन्फॉर्मेशन हो, हर बंदे के पास अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हो, और एक वन यूनिट एक ऐसी प्लेस हो जहां इदारे की किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखा जा सकता हो, हर बंदे के पास अपने अपने इख्तियार हो, और हर बंदे को अपने पास मौजूद इन्फॉर्मेशन उतने अच्छे तरीके से नज़र आ रही हो कि वो उसमें से अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। इस अप्रोच को कह रहे हैं ERP। ये अप्रोच के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने सॉफ्टवेयर बेच रही हैं। ओरेकल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक टूल डेवलप किया हुआ ओरेकल। उस ओरेकल का लाइसेंस लेते हैं पाकिस्तानी फर्म्स, और पाकिस्तानी फर्म पाकिस्तानी क्लाइंट से कहते हैं आपको ERP लगा दें। वो कहते हैं हाँ, तो हम बताते हैं जी ERP की एक्सटर्नल कॉस्ट इतनी है जो आपने ओरेकल को देनी है, और इतने पैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लेंगे।
फिर क्या होगा, फर्म वाले आएंगे, इदारे को समझेंगे, सेल्स कैसे होती हैं, परचेज कैसे होती हैं, सेल का फॉर्म कैसा है, परचेज का फॉर्म कैसा है, फिर उसके फॉर्मेट्स को समझेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। फिर उनसे कहेंगे अगर आपका सॉफ्टवेयर हो तो आप क्या क्या चाहते हैं, लोग कुछ बताएंगे, फिर ये अपने आईटी वालों को समझाएंगे कि ये चीज़ ऐसे करो। वो ओरेकल नामी सोल्यूशन को पकड़ेंगे और उसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस करेंगे, समझे, उसमें थोड़ी थोड़ी सी चेपियाँ लगाएंगे कि वो तो एक जनरल पर्पस टूल है, उसको इस इदारे की नीड के हिसाब से मोल्ड करेंगे आईटी वाले, फिर इस इदारे में आके इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर ऑडिट फर्म वाले वहाँ बैठे रहेंगे उसकी मॉनिटरिंग पे। 1-2 महीने तक वो काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो इन्हें बता रहे हैं, आईटी वालों से उसे ठीक करवा रहे हैं। तो होगा ये कि ऐसा इदारा है जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो हर वक्त परेशान रहते हैं। सेठ हर वक्त परेशान है कि उसे पता ही नहीं आज कितने ऑर्डर गए। सेठ परेशान है कि उसके साहिवाल वाले गोदाम में कितना पड़ा हुआ है माल। सेठ कहता है भाई मेरे से तुम 1 करोड़ ले लो, मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं एक जगह बैठ के अपने सारे बिजनेस को अपने मोबाइल पे कंट्रोल कर सकूँ। तो वो सेठ जो कि अरबों रुपए कमा रहा है, वो 1, 1.5, 2, 2.5, 3 करोड़ खर्च देगा इस चीज़ पे कि मैं जब सुबह सो के उठूँ तो मुझे पता लगे कि अभी तक क्या हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस है। तो इसलिए फिर बिज़नेस उसके ऊपर अच्छा खासा खर्च करता है और ऑडिट फर्म पर बिज़नेस की नीड को समझ के बिज़नेस को उसके हिसाब से ऐसा सोल्यूशन बना के दे देते हैं। तो ओरेकल इज़ दैट टूल जिसको अमेंड किया जाता है, SAP इज़ दैट टूल, ओडो इज़ दैट टूल जिसको अमेंड किया जाता है। मैनेजमेंट खुद कर सकती है, 100% कर सकती है, लेकिन नहीं कर सकती, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, उनको आईटी का नहीं पता। एक डिपार्टमेंट के एक बंदे को पता होगा, दूसरे डिपार्टमेंट से सॉफ्टवेयर आउट हो जाएगा। तो हमेशा इनको आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। वो चाहें तो अपना एक आईटी डिपार्टमेंट बनाएं, उनके ज़िम्मे लगा दें कि आपने ये सारी चीज़ें समझनी है, सारा कुछ करना है, तो उनका अपना डिपार्टमेंट भी कर सकता है। बट अगेन चूँकि उनका कोई एरिया नहीं है तो वो कहते हैं यार एक ऑडिट फर्म अच्छा वाला ही काम कर रही है, हम खुद डिपार्टमेंट बनाएंगे, सही काम हो ना हो, और उसके बाद भी फिर पता लगे 50% इफेक्टिव है और अपने डिपार्टमेंट पे 60 लाख लगा दिया, उससे बेहतर है करोड़ रुपए दें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को, वो लगा देंगे। जी, ये अगेन मतलब वन ऑफ द रिलेटेड सर्विस है, कंसल्टेंसी भी से कह देते हैं इसको, आईटी कंसल्टेंसी भी कहते हैं। तो फर्म्स का इस वक्त एक बहुत बड़ा काम है कि फर्म्स मुख्तलिफ इदारों को ERP लगा के दे रहे हैं। तकरीबन साल सवा साल लग ही जाता है, डिपेंड करता है टूल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। शायद मैं अपने इदारे में ERP भी लगाऊंगा तो 1.5 महीने में लग जाएगी, ठीक है। और अगर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके इतने बड़े ज़्यादा वेयर हाउसेज और उसकी बात करें तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगेन मैं दोबारा याद करा दूँ, ये एक क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा हमें रफ्तार ज़रा ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मैं डी एंड पे आपको अपना ईमेल भी बता रहा हूँ, आप ईमेल पे लंबी लंबी बातें लिख दें, मैं उस पर तसल्ली से आप लोगों को वॉइस में लिख के जवाब दे दूँगा। हाँ, तो ईमेल में और किसने करना है, मेरा तो ईमेल बेचारा गुम हो गया हुआ था, मैंने नया बनाया क्योंकि वो तो पिछला वाला हैक हो गया था, तो मैं बड़े अरसे से ईमेल्स नहीं ले पा रहा था। जी, उन्होंने कहा जी आखिरी पेपर वाले दिन तसल्ली से फिजिकल, आखिरी पेपर वाले दिन हम यहाँ पे फर्म का एक सेशन करते हैं जिसमें बताते हैं कि जो आखिरी पेपर्स दे रहे हैं उन्होंने फर्म्स वगैरह में किस तरह से अप्लाई करना है। तो उस दिन आप डे एंड पे पकड़ लीजिएगा अगर पकड़ा गया तो। जी, ईमेल पर जिन दोनों पेपर्स चल रहे होते हैं उन दोनों 1 दिन के अंदर अंदर। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ से निकलने से पहले अपनी ईमेल्स क्लियर कर दूँ। तो आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा मैं एंड पे बता दूंगा। हाँ, तो मैं एंड पे बता दूंगा, लिख भी दूंगा, लेकिन उसके लिए एंड तक जाना ज़रूरी है। तो मैं दोबारा फिर से याद करा दूँ 7000वीं दफ़ा के ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में आप लोग पूरी क्लास के पैसे पूरे करने के चक्कर में, वो कोई मसला नहीं है, टाइम कम है ना, यानी इस प्रोडक्ट को हमने इतना स्मार्ट भी रखना है कि बाद में कोई उसे देख रहा हो तो वो उसको पता लगे कि मैं जल्दी से रिवाइज कर सकता हूँ, रादर देन वो एक लाइन पे आधे घंटे तक फंसा रहे। क्योंकि सवाल आया था तो मैं इसलिए ले लिया था, वरना मैंने आपसे कहा था। तो अब ये पोर्शन हमारा जो लॉजिक वाला है वो सारा का सारा हो गया ख़त्म। अब है रट्टे वाली बात है। रट्टे वाली बातें क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम IS स्ट्रेटेजिक सपोर्ट किस तरह से दे रहे हैं? भाई जितना अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, उतना बेहतर डिसीजन मेकिंग होगी, उतना अच्छा कंट्रोल होगा आपका इदारे के ऊपर, उतने बेहतर तरीके से आप काम कर सकेंगे। तो अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, ऑपरेशनली हर लेवल पे सपोर्ट देता है। बस ये इतनी सी बात यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में पुट क्या होता है? डाटा।
डाटा मुख्तलिफ फॉर्म में होता है जी। ये अटेंडेंस का डाटा बेस है, ये क्लास टेस्ट का डाटा बेस है, ये एडमिशन्स का डाटा बेस है, ये फ़ी कलेक्शन का डाटा बेस है, ये रिकवरी का डाटा बेस है। तो अलग अलग डाटा बेस बने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में उनके सेल्स का डाटा बेस अलग होता है, परचेज का डाटा बेस अलग होता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिलाई कर रहे होते हैं डाटा के ऊपर। तो डाटा को कलेक्ट करके हम जब कलेक्टेड डाटा को किसी ऑर्गेनाइज वे में एक जगह रखते हैं तो उसको डाटा बेस कहते हैं। बट डाटा बेस का कॉन्सेप्ट हो गया बड़ा पुराना। अब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है कि अब कॉन्सेप्ट आता है डाटा मार्ट्स का, डाटा वेयर हाउस का। डाटा वेयर हाउस एक बड़ा वेयर हाउस जिसमें बहुत मतलब फेसबुक के पास जो पड़ा हुआ है उसको डाटा बेस नहीं कहेंगे, वो डाटा वेयर हाउस है। वो डाटा का गोदाम है पूरा, जिसमें डाटा मार्ट्स हैं। हर डिपार्टमेंट हर चीज़ से रिलेटेड अलग अलग डाटा बेस। तो डाटा मार्ट एक छोटा डाटा बेस किसी खास एरिया का, और बहुत सारे डाटा मार्ट इकट्ठे करेंगे तो वो एक डाटा वेयर हाउस बन जाएगा। तो डाटा वेयर हाउस में बहुत सारे डाटा बेसेस होते हैं जो एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं। डाटा वेयर हाउस में डिफरेंट कैटेगरी की जो डाटा बेस हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल कैटेगरी के डाटा को डाटा मार्ट कहेंगे। उस डाटा मार्ट के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड फुल फ्लैश डाटा बेस होगी। तो यूँ समझें कि छोटी छोटी डाटाबेस को बन के एक दरमियानी डाटाबेस बनी तो वो डाटा मार्ट बन गया, और बहुत सारे डाटा मार्ट इकट्ठे किए तो उनको डाटा वेयर हाउस। तो अब चूंकि ये आईटी की दुनिया है और चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो वर्चुअली वो उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि डाटा होता है, डाटा वेयर हाउस डाटाबेस होती है, डाटा मार्ट्स होते हैं और डाटा वेयर हाउस होते हैं। अब ये आईटी के हम मुख्तलिफ टर्म्स वगैरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी और आईएएस की चेंजेस से बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी दुनिया में। अगेन चैप्टर 5 वाली बातें हैं कि अगर आप चेंज करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगेन डी लेयरिंग और डाउन साइजिंग, इन सारों से आपका सेटअप काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम और आईटी मिल के आपके इदारे को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं आईटी, तो हमें समझ आ गई आईटी की सिक्योरिटी और थ्रेट्स वगैरह क्या हैं। ये पोर्शन प्योर क्रैमिंग वाला है, यानी यहाँ से बड़ा सीधा सीधा सा सवाल एक्सपेक्टेड है। अगर वो इस पहले 5 चैप्टर्स में से पेस्टल के बाद अगर वो सोचें कि वो और सवालों ज़रा देखें तो सही बच्चों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो चैप्टर 4 इज़ द आइडियल टारगेट, और ये पोर्शन इज़ द आइडियल प्लेस जहाँ से बच्चों को तकलीफ दी जा सकती है कि दरमियान में से 2 कॉन्सेप्ट उठा के पूछ लिए ज़रा बताओ ये क्या होते हैं। तो थोड़ा सा रफ्तार तेज़ करते हैं और पूरे ये पोर्शन गुजारने के बाद मैं एंड पे रुक के आपको सवाल पूछने का ऑप्शन दूंगा। आप फिर भी बीच में सवाल पूछ लेंगे तो इस दफ़ा मैं बहुत ही महारत से उसको इग्नोर कर दूँगा, ठीक, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त कंप्लीशन भी है। थ्रेट टू सिक्योरिटी, हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम्स हैं इनको बहुत सारे ख़तरे हैं। ये आईटी है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी है, इदारे डिपेंडेंट हो गए आईटी पे, लेकिन आईटी के अपने कुछ मसले हैं। आईटी इक्विपमेंट चोरी हो सकता है, आईटी के बंदों को मारा जा सकता है, अनऑथराइज चेंजेस हो सकती हैं, आपके सॉफ्टवेयर में कोई घुस सकता है, हैकिंग हो सकती है, डाटा ज़ाया किया जा सकता है, आपके जो इक्विपमेंट जिस जगह रखे हुए हैं उस जगह को फिज़िकली डैमेज किया जा सकता है, आग लग सकती है। मतलब इसको फिज़िकल थ्रेट भी हैं और लॉजिकल थ्रेट्स भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आईटी के सिस्टम में बहुत सारे तरह के थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स की उन्होंने एग्जांपल दी। फिर हम कहते हैं कि जनरल और एप्लीकेशन कुछ कंट्रोल्स हैं उनको बचाने के लिए। जनरल कंट्रोल का मतलब होता है ओवरऑल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब होता है स्पेसिफिक टू एनी प्रॉब्लम। जनरल कंट्रोल ये है कि ज़ाहिर आप फिज़िकल सिक्योरिटी मैय्यज़ रखें, आप जो है वो आईटी ऑपरेशंस वगैरह आपके कंटिन्यू रहें, उसके लिए कुछ जगह का अरेंजमेंट करके रखें कि अगर आपका इदारे में अचानक से आग लग जाए, सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप प्लेस हो जहाँ जाके आप अपना फ़ौरन से अपनी वेबसाइट शुरू कर दें, फ़ौरन से अपना काम करना शुरू कर दें बगैर किसी तातील के। जनरल कंट्रोल सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर में पासवर्ड इंक्रिप्शन और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ऊपर कंट्रोल्स होने चाहिए, क्योंकि आपके सिस्टम में नए प्रोग्राम डालें तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। आईटी के अच्छे स्टैंडर्ड्स लगाएं तो वो बड़ी अच्छी बात है। देन एप्लीकेशन है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करते वक्त के कुछ अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की चंद एग्जांपल्स दी उन्होंने, कहा ताले लगा दें, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दें, फेंस लगा दें, कैमरे लगा दें, सर्विलेंस सिस्टम लगा दें, अलार्म लगा दें। ये सारे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स हैं जो आप कर सकते हैं अपने डाटा को बचाने के लिए या अपने आईटी और आईटी के अंदर मौजूद डाटा को बचाने के लिए। देन सॉफ्ट कंट्रोल्स में पासवर्ड, वो कहते हैं जी पासवर्ड जो है एक बड़ी मशहूर चीज़ है और आपको अचानक से किताब बताना शुरू कर देते हैं पासवर्ड किसे कहते हैं। एक सीरीज़ ऑफ करैक्टर जो आप देते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिर आपको बता रहे हैं पासवर्ड की एहतियात है, आपने पासवर्ड याद रखना है, किसी को बताना नहीं है।
कहीं सामने सामने लिखना नहीं है, पासवर्ड इतना कॉमन ना हो कि कोई फ़ौरन से जज कर ले। तो ये सारी इस तरह की एहतियातें किताब बता रही है। आपने सिर्फ पढ़ते जाना है और सोचते जाना है कि हाँ ठीक है, पेपर में आया तो खुद लिख लूँगा। और अगर आपको लग रहा हुआ कि आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा तो फिर थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है यहाँ। एनक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक डाटा को एक अजीबोगरीब सी ज़बान में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका डाटा बड़ा कीमती है, आप उसको एनक्रिप्ट करके रखें। एनक्रिप्ट हुआ होगा, कोई डाटा ओपन कर भी लेगा तो अजीब से डब्बे डब्बे क्वेश्चन मार्क और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी उसे, वो डाटा तक नहीं पहुँच सकेगा। देन आपने अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, आप ऐसे टूल्स रखें जिसमें एनक्रिप्शन होती है। जैसे आपकी मेल अगर कहीं जा रही हो तो एनक्रिप्ट होकर जाती है। फिर ये व्हाट्सएप वाले दुनिया इस पर इसलिए ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, कि अगर आपका मैसेज किसी और बंदे के साथ है और रास्ते में कोई उसे हैक कर ले तो उसे नहीं नज़र आएगा। व्हाट्सएप का अपना स्टाफ भी आपके डाटा को अगर पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता अगर आपने एंड टू एंड एनक्रिप्शन की ऑप्शन ऑन की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होती, तो आप अगर इसे ऑन कर लेते हैं तो उससे आपका डाटा काफ़ी सिक्योर हो जाता है। और वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उनके अपने सिस्टम से भी आपके दो बंदों के दरमियान की कम्युनिकेशन जो है ना उस तक कोई ना पहुंच सके, और खुदा ना खास्ता पहुंच भी जाए तो उसको अजीब सी ज़बान में नज़र आए, उसको ना पता लग रहा हो कि उसमें क्या बात हो रही है। प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग हैकर, एक सिस्टम ये है कि आप हैकर्स वगैरह से बचा के रखें, पासवर्ड रखें, एनक्रिप्शन रखें, फायरवॉल्स लगा के रखें। कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है जो लोगों को बचाता है। चीज़ की ऑडिट ट्रेल्स हो, साथ साथ लिखा हुआ रहो कि इस वक्त सिस्टम पे कौन बैठा था, इस वक्त कौन बैठा था, इस लॉगिन से किसने क्या गड़बड़ की, इस लॉगिन से किसने क्या गड़बड़ की। तो ये प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ हैकर्स के ऊपर। देन हम बात करते हैं फायरवॉल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एक ऐसा कम्बिनेशन जो अनऑथराइज लोगों को सिस्टम में जलने से पहले जला के रख देगा। यानी यूँ समझें कि सिस्टम में एक आग की दीवार है, अपना बंदा करीब आएगा, दीवार साइड पे हो जाएगी, वो अंदर आ जाएगा, दूसरा बंदा आएगा तो जल के मर जाएगा। तो फायरवॉल इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वॉल जो सिर्फ अपने को अंदर आने दे और बाहर के बंदे को अंदर ना आने दे। तो आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। ये सस्पिशियस लोगों को, सस्पिशियस यूज़र्स को अंदर नहीं एंटर होने देता और ऑथराइज यूज़र्स को सिस्टम के अंदर एंटर होने दे देता है। देन कंप्यूटर वायरस, हम कहते हैं जी वायरस आपको पता होना चाहिए क्या है। वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका डाटा करप्ट हो जाता है। वायरस से बचने के लिए आपको एंटीवायरस लगाना चाहिए। यहाँ किताब जज्बाती हो के वायरस की टाइप्स भी बताना शुरू हो गई थी और आई के अपने सेशन में नोटिफिकेशन दिया कि वायरस की टाइप्स का वो जो टेबल बना हुआ है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें ट्रोजन हॉर्स क्या है, टाइम बॉम्ब क्या है, लॉजिक बॉम्ब क्या है, पहले ही हम पढ़ते थे, अब हम नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। वायरस जो है वो ख़राब नीयत से भी बनाया जा सकता है और साफ़ नीयत से भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम आपके सिस्टम में, आप जब जैसी हमारी क्लास के लिए ऑनलाइन एनरोल हो तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाए। वायरस ये देखिए कि जिस दिन आप इंटरनेट से कनेक्ट हो और इंटरनेट पे टाइम वो हो जो आपके पेपर से आगे का टाइम हो, तो आपके पास आप सिस्टम में आके अपना लॉगिन से ओपन करने भी लगें तो वहाँ अजीब अजीब से करैक्टर्स नज़र आ रहे हो, वहाँ लिखा आ रहा है भाईजान बहुत हो गया, आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक तरह का एक छोटा सा एक्सपर्ट सिस्टम होता है जिसको आप छोटी सी इंस्ट्रक्शन देके सिस्टम में डाल देते हैं और वो ऑटो पे एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इस फीचर को फ़ायदा उठा के जो करप्ट माइंडेड लोग हैं उन्होंने क्या कि ऐसे वायरस बनाए कि वो सिस्टम में जाता है, 1 से 2 फाइल बन जाती है, 2 से 4 बन जाती हैं, 4 से 8, 8 से 16, 2 मिनट के अंदर वो 25 करोड़ 30 करोड़ फाइलें जनरेट करके सिस्टम को बिल्कुल मार देता है। तो फिर वायरस इस तरह के भी बने कि सिस्टम में जाओ तो फ़ौरन से जाके जो है वो ओपन करो डी ड्राइव और सिलेक्ट ऑल करो और डिलीट ऑल कर दो, फिर ओपन करो ई ड्राइव, सिलेक्ट ऑल करो, डिलीट ऑल। आपने बनी बनाई इंस्ट्रक्शन दी ना, तो फिर वायरस जो है वो गलत तरीके से भी इस्तेमाल होता है। फिर दुनिया वायरस बनाती है और वो वायरस किसी फाइल में छुपा हुआ होता है। समटाइम आप फाइल पे डबल क्लिक करें वो एग्जीक्यूट हो जाता है, समटाइम उस फाइल को कॉपी करने से वो वायरस आ जाता है। उसका सलूशन होता है आप एंटीवायरस को यूज़ करते हैं। एक सलूशन ये होता है कि आप हर एरे गहरे सोर्स से आए हुए डाटा को इस्तेमाल नहीं करते, आप सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से आए हुए डाटा को इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको वायरस ना हो। फिर आजकल ईमेल्स वगैरह भी ईमेल डाउनलोड करके पहले वायरस चला के फिर आपसे कहते हैं आप कोई मसले नहीं, आप इसको ओपन कर लें। देन आईटी के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। आईटी के कुछ अच्छे वो सॉफ्टवेयर्स, अच्छी बातें, कुछ अच्छे रूल्स इस तरह के हो सकते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुर्सियाँ बेचती है और अचानक से हम ऑनलाइन कुर्सियाँ बेचना चाहें, हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। अब वेबसाइट बनाएंगे तो फिर आईटी आ जाएगी, आईटी होगी तो फिर उसमें मसले होंगे। तो रादर देन हम वेबसाइट बनाएं और 2-3 साल तक चलाएं और फिर जो हमें मसले आते रहें, बाद में हम सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए, वाई नॉट कि हम आईटी के स्टैंडर्ड्स देख लें। आईटी का एक स्टैंडर्ड होगा कि अगर आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें आपने चीज़ें सेल करनी है तो उस वेबसाइट में ये फीचर ऐसे होने चाहिए, ये चीज़ ऐसे काम करनी चाहिए। जब हम उस आईटी के स्टैंडर्ड के रूल्स को फॉलो करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि वो मुमकिन खदशे जो हमें पता भी नहीं थे क्योंकि हम तो पहली दफ़ा आ रहे हैं, वो उसमें आने से बच जाएंगे।
तो जिस तरह से ऑडिट के स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे ही आईटी के भी अलग अलग प्रोसेस के स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको कुछ अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप ये करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक अपने आप को बचा सकेंगे। देन कंट्रोल्स की एक अच्छी मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, आपने इदारे के अंदर आईटी कंट्रोल्स लगा ली, वेरी गुड, एक ऑडिट होना चाहिए। आपका अपना एक ऑडिट डिपार्टमेंट हो जो साथ साथ दिखता रहे कि आपके सेल्स के कंट्रोल सही काम कर रहे हैं, परचेस के कंट्रोल सही काम कर रहे हैं। अपना ही एक ऑडिट हो तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन गलत लोग हैं, कौन सही लोग हैं, कौन कौन सा इंस्टेंस गलत था। आप आईटी ऑडिट बाहर के लोगों से भी करवा सकते हैं। आप किसी फर्म से भी कह सकते हैं कि जी आपने हर 6 महीने बाद हमारा एक एरिया पकड़ना है, उसको ऑडिट कर देना है। आप हर साल हर एरिया का ऑडिट भी करा सकते हैं और अल्टरनेटिवली आप उसको ट्रेंचेस में भी रख सकते हैं कि ठीक है जी आपने हर 3 साल बाद एक एरिया को रिपीट करना है, लेकिन उस 3 साल के दौरान आपने कई और एरियाज भी करने हैं। तो हर 3-3 साल बाद सेल्स का ऑडिट हो रहा होगा, हर 3-3 साल बाद नॉन करंट एसेट का ऑडिट हो रहा होगा। नॉन करंट एसेट का मतलब उसके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं है, उसके अंदर जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है, जो आईटी का सिस्टम है, जो उन सबको रूल रेगुलेट कर रहा है, लिख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उस सब के ऑडिट की बात हो रही है। तो यहाँ किताब जो है वो हमें बताती है कि आप ऑडिट करें और फिर आप डील करें एक्सेप्शन रिपोर्ट पे कि जब जब कहीं कोई गड़बड़ हो, कंट्रोल वीकनेस हो, कोई चीज़ सही तरह से काम नहीं कर रही, वो सामने आए और उस सामने आई हुई चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जा सके। क्लियर? यहाँ एक कॉन्सेप्ट बिला वजह किताब में डाल दिया था उन्होंने, कॉबिड, COBIT, बिल्कुल चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है, आप उसको भी क्रॉस कर दें अगर अभी तक आपने क्रॉस नहीं किया। अब कॉबिड इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ICAP इस दफ़ा कुछ मेहरबानियाँ जो उसने की, उसमें से एक मेहरबानी ये भी थी। तो इस चैप्टर में जो मेन डिलीशंस हैं वो वायरस की टाइप्स और कॉबिड। कुछ रहता है हमारा चैप्टर 5 से, भाई IoT के लिए 3-4 दिन से इस ख्वाहिश में है कि जल्दी जल्दी से IoT डिस्कस हो। जी मुझे बड़ी खुशी है, हमारी टीम ने पहले से चैप्टर 5 पीछे से ऑन करके रखा हुआ था, टीम वाले समझ गए हैं। IoT पहले कर लेते हैं जो आपको मुश्किल लगता है, फिर एजुकेशन की बात कर लेंगे। IoT समझने से पहले इंटरनेट को समझते हैं। इंटरनेट किसे कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, मदर ऑफ ऑल नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे हज़ारों लाखों छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं वो जिस बड़े नेटवर्क के थ्रू सब के सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंटरनेट है। तो इसका मतलब है इंटरनेट इज़ समथिंग जो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करता हो। अब फॉर एग्जांपल इस कमरे में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ हो जो साथ साथ देखता हो कि इस कमरे का क्या टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो फ़ौरन से एसीओं को इंस्ट्रक्शन पास करता हो कि आपने ठंडे हो जाना है। इसी तरह से जो है वो एक थर्मोस्टेट लगा हुआ हो रूम नंबर 1 में, एक थर्मोस्टेट कहीं और लगा हुआ हो, और एक हमारे पास कैंपस डायरेक्टर के रूम में एक सॉफ्टवेयर पे सामने स्क्रीन पे आ रहा हो कि ये 15 कमरों में ये थर्मोस्टेट पे ये टेम्परेचर है। वो वहाँ बैठ के अगर सबका टेम्परेचर 16 करना चाहें वो कर दें, तो ये सारे थर्मोस्टेट इंटरनेट के थ्रू यानी एक बड़ी मशीन के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। ये बड़ी मशीन को मैं कहूँगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि अब हम कह रहे हैं कि जब इंटरनेट की हमें टेक्नोलॉजी पता है तो टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन ने क्या किया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को वजूद देती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब आप बहुत सारी डिवाइसेस को एक डिवाइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल से अपने घर का AC, अपने घर का फ़ैन, अपने घर का TV, अपने घर की बहुत सारी डिवाइसेस एक मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरा मोबाइल बन गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो उतनी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। एनर्जी कंजम्पशन में, पावर जनरेशन में, पावर कंजम्पशन में देखें तो ये बहुत तहलका मचा सकता है। हर इलाके के पास अपनी अपनी पावर ग्रिड है, हर इलाके में तारों में पावर गुजर रही है, तो अलग अलग जगह पावर के सारे मैयस किसी एक शहर में सेंट्रलाइज सेटअप में मौजूद हो और सेंट्रलाइज सेटअप से आप पूरे शहर की बिजली को कंट्रोल कर सकें। जहाँ पूरे शहर की बिजली जानी है आप एक जगह से बंद कर सकें, आपके वो इलाके की बिजली चली जाए वो इलाके की ना जाए, आप एक जगह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पता लगा एक जगह इलाके में मसला, लोगों ने कॉल कीजिए हमारे बिजली में मसला आ रहा है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप यहीं बैठे बैठे बजाय इसके कि वापडा वाले वहाँ खंबे के ऊपर चढ़ के देखें कि क्या हुआ है, यहीं पे उस एरिया को ओपन करें, वो ओपन हो तो पता लगे कि यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। उस एरिया को आपने 15 छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया, पता लगा एरिया नंबर 14 और एरिया नंबर 15 के दरमियान नहीं आ रहा, तो पता लगा आपने उसकी रेलेवेंट डिवाइस को रब्ता किया, तो यहाँ वाली डिवाइस ने वहाँ वाली डिवाइस से रब्ता किया कि बताओ हुआ क्या, तो उसने बताया कि सिग्नल जो है वो 200 मीटर तक तो सही आ रहे हैं और उसके बाद ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहीं से आपने लाइनमैन को कॉल करके कहा कि भाई उस वाले खंबे से उस वाले खंबे के दरमियान में इतने फासले के आसपास तार को खोल के देखो क्या हुआ है। ज़िंदगी कितनी आसान, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहरहाल मैनुअल काम आसान है, हवा में होती हैं सब कुछ, दुनिया में तो अंडरग्राउंड चल रहा है, पाइप्स के अंदर चल रहा है।
तो उधर तो मैनुअल काम हो ही नहीं सकता, यू नीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ बहुत सारी डिवाइसेस को एक मेन डिवाइस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। वो मेन डिवाइस एक बड़ी डिवाइस है जो छोटी डिवाइसेस को ऑर्डर्स दे सकती है। तो यूँ समझें छोटे छोटे से नेटवर्क्स डिवाइसेस के, जैसे मैंने कहा कि यहाँ थर्मोस्टेट है, इन तीनों एसियों को कंट्रोल कर रहा है, वो एक नेटवर्क है। उस तरह के सारे कमरों में लगे हुए नेटवर्क्स को किसी एक मरकज़ी सिस्टम में सबको एक जगह इकट्ठे करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक पूरे शहर में कैमरे लगे हुए, उन सारे कैमरों का निज़ाम एक पुलिस वालों के मेन जगह पे हो, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इन्होंने एग्जांपल दिए पावर के हिसाब से। तो अब आप ऐसे देखेंगे तो आपको इजी लगेगा कि ये बेसिकली क्या है, किस तरह से बात कर रहा है। देन आते हैं एजुकेशन पे। इसके अलावा तो नहीं कुछ रहता ना, ठीक है। क्या किया टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के साथ? खिलवाड़ करके रख दिया, बच्चों को तबाह कर दिया, उजाड़ दिया। हर वो बच्चा जो पहले क्लास में जोश व खरोश से आता था ये सोच के कि मैं क्लासें पढ़ूंगा और पास करूंगा, अब वो ये सोच के मुतमईन हो जाता है कि मेरे पास तो ऑनलाइन क्लास है, और ऑनलाइन क्लास तो मैं कभी भी देख सकता हूँ। हाँ, फेसबुक पे जाके मुख्तलिफ लोगों से मशवरे ज़रूर लेता रहता है कि अगर मेरे पास इतने लेक्चर हों और मैं अभी तक ना देखा हो तो मुझे कौन सी रफ्तार से कितने दिनों में ये लेक्चर देखने चाहिए। पहली बात ये कि उसने जो हरकत की है वो ये थकी हुई है कि इतने दिन तक इतने लेक्चर मिस कर दिए। दूसरा, अब वो मशवरा ले रहा है लोगों से कि मेरे लेक्चर मिस हैं तो मैं क्या करूँ। तो लोगों ने क्या कहना है, पढ़ो। अब ऐसा थोड़ी है कि लोग एक उसे फार्मूला बना के दे देंगे। अच्छा, नीचे कमेंट करने वाले भी फार्मूला बना के देते हैं, कहते हैं तुम्हारे 78 लेक्चर रहते हैं सब्जेक्ट के, अगर औसतन इतने आवर्स का लेक्चर है, अगर तुम 2 पे करके चलाओ, अगर तुम ऐसे करो, दरमियान में पानी के वक्फों का ब्रेक रखो और ऐसे करो वैसे करो, तो अगर तुम 4 दिन तक सो ना तो तुम इस सब्जेक्ट के लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। देखा, 4 दिन में सब हो जाएगा। और बच्चा भी आगे से थैंक यू भी बोल रहा होता है। मतलब दुख की बात तो ये है कि मतलब है ना, समझने वाले भी वही, समझाने वाले भी वही। कि वो है एक बच्चा जो है वो शोर में चाह रहा था, मैं तुम्हें तौल से गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें तौल से गोली मार दूंगा। साथ में कहा तौल नहीं होता, पिस्तौल होता है, पिस्तौल से गोली मार दूंगा। तो समझने वाला को भी पिस्तौल के बजाय तौल, और जो समझाने वाला है वगैरह नहीं, तौल नहीं होता, पिस्तौल होता है, पिस्तौल। तो जैसे समझने वाले वैसे ही समझाने वाले। तो हम ऐसी पोस्टों के पास से मुस्कुरा के गुजर देते हैं कि ये लगे हुए हैं आपस में ना, ये एक अलग दुनिया चल रही है। ये जो है ना, ये पेपर वाले दिन तक छिड़म खानियाँ यहाँ पे चलती रहेंगी। एजुकेशन ऑनलाइन होने से चीज़ें बदल गई। मैं 2016 में एक चीज़ अक्सर लोगों से पूछा करता था कि भाई आज से 600 साल पहले गाड़ियाँ कैसे चलती थीं, आज से 600 साल पहले पंखे किस तरह के होते थे, आज से 600 साल पहले घड़ियाँ किस तरह की होती थी, आज से 600 साल पहले सवारियाँ किस तरह की होती थीं, काम किस तरह से होते थे, लोग ऑफिस का काम कैसे करते थे। तो पता ही लगा कि 600 साल पहले चीज़ें बहुत डिफरेंट होती थी, लेकिन 600 साल बाद चीज़ें इतनी बदल गई। तो फिर मैं उनसे पूछता था 600 साल पहले पढ़ाई कैसे होती थी। वो कहते थे क्लास में कुछ बच्चे आके बैठते थे कुर्सियों पर, सामने बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहा होता था। तो मैं उनसे पूछता था आज कैसे हो रहा है, वो कहते थे आज भी ऐसे हो रहा है। तो फिर मैं यही पूछता था कि भाई जब दुनिया में हर चीज़ बदल गई, जब खाने की डिलीवरी के सिस्टम बदल गए, जब लोगों के अप्रोच बदल गई, जब लोग आईटी की तरफ आ गए, जब लोगों का ज़िंदगी का 60% टाइम डिवाइसेस, कंप्यूटर, स्क्रीन्स पे लगना शुरू हो गया, तो हाउ कम के एजुकेशन वही पुराने तरीके से चल रही है। तो यस, देयर वाज अ डिस्टॉर्शन जो दुनिया को बहुत अरसे से तंग कर रही थी। मेरे कोलीग ने 2007 में CFA के लेक्चर्स ऑनलाइन एक CD पे लेके और वहीं से उसकी प्रैक्टिस करके उसका एग्ज़ाम पास किया था 16-17 साल पहले। तो दुनिया तो बहुत पहले से आगे निकली हुई थी। हमारे मुल्क को कोविड ने आके धक्का दिया, तो उसको पुश किया। अदरवाइज़ एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी ने ये चेंज लेके आया कि टेक्नोलॉजी ने एक टीचर के कीमती आर को सेव कर लिया। रादर देन वो टीचर हर दफ़ा आके उतनी ही जोश व खरोश से वो करे, उसने एक दफ़ा अगर अच्छा लेक्चर दिया तो टेक्नोलॉजी ने उसे कैप्चर कर लिया और उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो एजुकेशन के अंदर लोगों के पढ़ने के तरीके बदल गए, लोगों की रूटीन बदल गई, टीचर्स की रूटीन बदल गई। पुराने ज़माने में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का मतलब होता था ज़्यादा क्लासें पढ़ाए। अब ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि एक क्लास अच्छे तरीके से पढ़ाएं और ज़्यादा लोगों को रीच आउट करके उस क्लास में ऑनलाइन एडमिशन दिया जाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन चल पड़ी, लोगों के एजुकेशन के मेथड्स, मैकेनिज़्म, तरीके बदल गए, टीचर का प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। पहले एक क्लास में हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी जगह हम ज़ाया कर दें। ये बोर्ड वहाँ से लेके वहाँ तक नहीं होगा तो टीचर तो सर फाड़ देगा हमारा कि भाई इतना छोटा बोर्ड है, मैं लिखूँगा कैसे। और वो इतने बड़े बोर्ड को 3-3 दफ़ा भरेगा, लिखेगा, मिटाएगा, दोबारा से भरेगा। और अब चेंज हो गया सब कुछ। अब ये इतना बोर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो समटाइम टीचर कहता है मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने एक डिवाइस हो, सामने साथ एक प्रोजेक्टर हो और मैं अपनी ही स्क्रीन पे लिखता रहूँ। अब अकाउंटिंग का टीचर भी अपनी स्क्रीन पे खड़े खड़े लिख रहा है सब कुछ।
मेजॉरिटी इस तरह से हुआ है। मतलब यहाँ पे भी ज़्यादातर टीचर जो है ना वो बस वो उनको ये होता है कि जी वो आब्दी साहब ने कहा है कि आपने बोर्ड यूज़ करना है, वरना वो इतने ज़्यादा स्क्रीन फ्रेंडली हैं कि वो स्क्रीन को ही यूज़ कर रहे होते हैं और स्टूडेंट के लिए वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि स्टूडेंट को जो कॉन्सेप्ट समझना उसको स्क्रीन पे बड़ा बड़ा करके नज़र आ रहा है, तो वो भी हैप्पी है, टीचर भी हैप्पी है। तो फिर क्या हुआ, ट्रेंड बदल गए, तरीके बदल गए। फिर टीचर ने कहा जब मैंने स्क्रीन पे पढ़ाना है तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मैं इसे लाइव भी रिले कर देता हूँ। अब थ्योरी वाला टीचर लाइव रिले करेगा तो वो तो स्क्रीन से दूर इधर करतब कर रहा है, स्क्रीन तो वहाँ खड़ी हुई है, उस स्क्रीन पे पता नहीं जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे 25 सवाल आए हुए होंगे जो देखे नहीं होंगे। अब न्यूमेरिकल में टीचर में अगर ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं हाँ भाई बच्चों बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, 20 को 30 से मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आएगा, कोई बताएगा 50, कोई बताएगा 45, कोई बताएगा 145, बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। तो वो जवाब कुछ लिख के दे रहे होंगे, कुछ सामने से बोल के दे रहे होंगे, टीचर कहेगा तुम सब फजूल आदमी हो, इसका जवाब इतना था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ट्रेंड बदल गए, ऑनलाइन लर्निंग का तरीका बदल गया, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होंगी। मैं 2016 में जब ऐसी बातें करता था तो लोग मुझे तकरीबन वट्टे उठा के मारने के चक्कर में होते थे कि ये भाग जाए, ये अजीब सी बातें कर रहा है। कोविड तो बाद में आया था, हमने कोविड आने से पहले ऑनलाइन के अंदर 20% ऑफ द CA कम्युनिटी को सर्व कर लिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड आया तो कॉलेजेस को जब एहसास हुआ कि ऑनलाइन दुनिया है, तो वो जो हमारी नफ़रत में लंबी लंबी पोस्टें करते थे उन्होंने कहा ऑनलाइन ही तो असल तरीके पढ़ने का। हमने कहा अच्छा रख, अब और मज़ा आएगा। अब वो भी हमारे एम्बेसडर बन गए। अच्छा, उन्होंने अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स नहीं डिलीवर किए, हम पहले से मौजूद थे, हमें उसका काफ़ी एज हो गया। बट अगेन सोशल फैक्टर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को जो टीचर कमरे में चलता फिरता और उसकी कैमरे पे रिकॉर्डिंग हुई, उनको लगा कि ये होती है असल क्लास, जो मैं मानता हूँ कभी भी अच्छी क्लास नहीं होती। बट चूंकि सोशल वेरिएबल्स चेंज हो गए तो अब हमें खुद मजबूरन वो गंदी क्वालिटी के लेक्चर अपनी क्लासों में खुद देने पड़ गए। मैं खुद मानता हूँ कि एक स्क्रीन पे बैठ के एक टीचर ने डेडिकेटेडली चंद लोगों के लिए लेक्चर दिया वो और एक चलती हुई क्लास में कुछ और लोगों को पढ़ाता हुआ लेक्चर कैमरा किनारे से उसे कैप्चर करके कुछ और लोगों को दिखा रहा है और क्लास में लतीफ़े हो रहे हैं, वो बच्चा घर बैठे बैठे हंस हंस के लौट-पौट हो रहा है। उसके लिए तो फिल्म बन गया ना, उसके लिए तो ड्रामा बन गया, वो तो उसे आगे करके देख रहा है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा है। वो एजुकेशन नहीं रही, वो एंटरटेनमेंट बन गई। लेकिन वही बात है, सोशल फैक्टर देखने, दुनिया को वो अच्छा लग रहा है, दुनिया को एक डेडिकेटेड लेक्चर, मेरा अपना डेडिकेटेड ज़्यादा अच्छा बना हुआ लेक्चर कम बिकता है और ये कैमरे वाला लेक्चर ज़्यादा बिकता है। तो अब हमने फिर ये देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से भी चलना है। तो एजुकेशन में चीज़ें चेंज हो गई, कॉलेजेस ने, एकेडमीज़ ने अपने डिजिटल चैनल्स बना लिए, डिजिटल अपनी अपीयरेंस दे दी, ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गए। फिर फिजिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता डाउन हुआ, कुछ वर्चुअल कॉन्सेप्ट आए और फिर कुछ इस तरह के सेटअप। तो येस, कोविड के बाद जो है CMADG वाला कॉन्सेप्ट जो है कोविड के बाद का है कि जब देखा कि अब लोग उधर जा रहे हैं तो फिर हमने कहा कि वेरी फर्स्ट डेडिकेटेड प्योर ऑनलाइन सेटअप हो जो सिर्फ CA के स्टूडेंट्स को करा रहा हो, तो दैट वो CMADG। और बड़ा सक्सेसफुल रहा और धड़ाधड़ लोग उसमें वो हुए। उसका भी एक्सप्रेस कोर्स होते हैं, जब लाइव सेशन होते हैं, लास्ट मंथ में इसकी रिवीजन क्लासेस होती हैं। हमारे पास 500 का लाइसेंस है, वो चोक हो जाता है, बच्चे आके टकराते हैं और वो हमारे पास वो गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो देयर वॉज अ नीड ग्रुप, हमने उसको टारगेट किया। कहने का मतलब है ऑल दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आई तो एजुकेशन मल्टीप्लाई हो गई। टेक्नोलॉजी आई तो मेरी किताब जो फिजिकली लोगों के पास जाती थी वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू मेजॉरिटी लोगों के पास पहुंच गई है, वो सॉफ्ट में किताब को पढ़ सकते हैं। तो 2016 में जब लोग नहीं समझते थे, तो मैं आज भी एक बात करता हूँ जो आज से शायद 8-7 साल बाद आपको नज़र आए। आई एम सीइंग अ टाइम कि क्लास में बच्चे आएंगे, उनके पास बस्ते नहीं होंगे, उनके पास एक टैब होगा सिर्फ। उस टैब में सारी ICAP की किताबें सॉफ्ट में मौजूद होंगी। उस टैब में उनके पास एक वन नोट होगा, एक बड़ा प्यारा सा स्टाइलस होगा। टीचर जो लेक्चर करा रहा है वो अपने वन नोट पे नोट कर रहे हैं। हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में उनकी गूगल ड्राइव के साथ सिंक हो रही है, उनकी वन ड्राइव के साथ सिंक हो रही है। हर सब्जेक्ट का अलग कागज़ है, अपने रजिस्टर पर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कौन सा कागज़ खाली है। आप रेलिवेंट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, आप उसमें एक नया पेज क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे डेट के हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से आपकी हर चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज होगी कि 1.3 MB की एक ऐसी फाइल होगी जो आप दूसरे शहर बैठे हो और आपके पास नहीं है तो आप अपने शहर से दोस्त से कह के अपने आप को फाइल ईमेल भी करा सकते हैं, तो आपका पूरा रजिस्टर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए। किसी भी टॉपिक को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च करना होगा। सर्च करने का मतलब है 3 सेकंड में आपका टॉपिक आपके सामने है। आप कहेंगे सर ने ये वाला सवाल पता नहीं कैसे कराया था, लिखा देखेंगे स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 4, आप सर्च करेंगे क्वेश्चन 4 स्प्रिंग 19, फ़ौरन से जाके आपको बता देगा कि ये वाला लेक्चर है। वहाँ पे जाके आपने नोट किया होगा, वो चीज़ आ जाए। तो टीचर बदल रहे होंगे और आपने सिर्फ अपना फोल्डर बदलना होगा अपने टैब पे, वहीं पे किताबें, वहीं पे सारा कुछ है। टीचर ने एक बात बोर्ड पे कराई, आपको अच्छी लगी, आपने वहीं से उसकी तस्वीर ली, उसको भी अपने वन नोट में डाल लिया।
तो कितना मज़ेदार काम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपके मोबाइल बड़े साइज़ के हो जाएंगे, वही मोबाइल होगा, वही वन नोट होगा। तो जेब में एक चीज़ कैरी कर रहे होंगे, या ख़वातीन अपने पर्स में एक चीज़ कैरी कर रहे होंगे, और उसके बाद ऑल योर एजुकेशनल नीड एक जगह पे। आपने पढ़ना तो है ही नहीं वैसे भी तो इतने भारी भारी रजिस्टर कैरी करने का, अपने कंधों को तकलीफ़ देने का क्या तो क्या चीज़ कहने का मतलब है कि लोग चेंज पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ना। जैसे ऑनलाइन पे आहिस्ता आहिस्ता आए, तो आहिस्ता मतलब मैं नहीं सोच सकता था आज से 15 साल पहले कि मेरा मोबाइल कंप्यूटर के तौर पे काम करेगा। जेन्युइनली मैं नहीं सोच सकता था कि मैं कभी अपने मोबाइल से ईमेल्स को जवाब दूंगा, क्योंकि ईमेल्स पे ज़रा आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, आप तसल्ली से टाइपिंग करें। अब मोबाइल पे ऐसे ऐसे करके ईमेल्स को जवाब देना बड़ी अजीब सी बात है, बट हमें करना पड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। मैं सोचता था कि लैपटॉप को एक भी दिन इस्तेमाल ना किए बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, और अब मैं कई कई दिन तक लैपटॉप तक नहीं जाता, मेरा मोबाइल आधे काम करके दे रहा होता है। तो चीज़ें बदलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 7-8 साल बाद देखिएगा चीज़ें कितनी चेंज हुई हुई होंगी। ये इस साइज़ का कमरा भी नहीं चाहिए होगा। 30-35 लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते होंगे फिज़िकली, बाकी सब ऑनलाइन पढ़ना चाहते होंगे। ऐसे ही है भाई, दुनिया इस तरफ जा रही है। अभी दुबई में हमारा एक टारगेट था, हम ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे थे। पुराने ज़माने में ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन थी दुबई की जो चाह रही थी कि हमारी टीम वहाँ पे जाए और उनके साथ ट्रेनिंग का एक एग्रीमेंट करे। टीम वालों को लग रहा था वो एंटरटेनमेंट ट्रिप पे, उनके साथ एक वो कमिटमेंट थी कि अगर वो जीतेंगे तो टारगेट ये था कि अगर हम 6000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको जो है वो दुबई का ट्रिप लगेगा। वो वाकई पढ़ा लिया। तो वो दुबई गए घूमने फिरने के लिए, और मैं दुबई में वहाँ पे जो ना वो घूमने फिरने गए, मैं अपने जनाब मीटिंग्स इस तरह से करके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो चाहती थी कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग का सेटअप दें, बट इस दफ़ा जब उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले तो उन्होंने कहा भाई अब ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं, आपको दुबई आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहाँ लाहौर बैठ के हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक अच्छी ऐप पे अच्छे तरीके से हमें ट्रेनिंग का पूरा सोल्यूशन दे दें, उसी पे सारा कुछ मौजूद हो। तो अब ट्रेनिंग्स दुनिया की 70 to 80% ट्रेनिंग अब फिज़िकल बेस नहीं आई, जूम बेस्ड हो चुकी हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हो चुकी हैं। और आप अभी तक रजिस्टर पे सवाल करके कहते हैं अब पता लगा कि सवाल सही हुआ है। अब तो आपका ICAP का CA फाइनल कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, बच्चे लिख के पेपर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट होंगे, असल में इसलिए नहीं शिफ्ट होंगे, इसलिए कि वो शिफ्ट हुए हुए हैं। तो ICAP ने कहा जब वो शिफ्ट हुए हुए हैं, आपको क्या CA फाइनल के कोई लंबे चौड़े एहतजाज नज़र आए हैं फेसबुक पे? कितनी अजीब सी बात है कि उन्होंने टाइप करके पेपर देना है, लेकिन मैक्सिमम आर कंफर्टेबल। उन्हें पता है कि ये काम तो हम डेली कर रहे हैं, हर वक्त टाइपिंग कर रहे हैं। हाँ, लिखने का ICAP कहेगा तो मुसीबत पड़ जाएगी। आप लोगों की तरफ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी शुरू के चंद पेपर्स पे ICAP का प्लान था कि वो MCQ बेस्ड करे, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर सका। असूलन जिद्दत यही है कि कुछ पेपर आपके MCQ बेस्ड हो, लर्निंग हो। ये क्या कि आप 1.5 घंटे का सवाल पूरा करके दिखाएंगे तो पता लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। वाई नॉट के आधा पैटर्न मौजूद हो, आप उसको पढ़ें और उसकी बेस पे जवाब दे रहे हो। तो खैर, मतलब इससे पहले कि आप कहें कि सर को गलत मशवरा देने लगे ICAP को, ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो गई। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह MFA का जो मैनेजरियल पोर्शन है उसको कवर किया है। ये पॉसिबल है, हमने 7 दिन में किया है, एक ओरिएंटेशन को छोड़ दें हमने 6 दिन में किया है। इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। और अगर मज़ीद फोकस स्टडी की बात करूँ तो 2 चैप्टर 7-8 मैं बार बार कहूँगा घोल के